वो चारों लड़के रूम में चले गए, ऋत्विक भी रूम में गया। फिर क्या होना था, उन चारों ने अपने कपड़े उतारे, उनके साथ ऋत्विक ने भी अपने कपड़े उतारे और फिर पांचों मिलकर विना का एक तरह से गैंग रेप करने लगे। बेचारी बेहोश विना, जिसके साथ ये सब हो रहा था, उसे तो कुछ खबर भी नहीं थी। बेड पर बिछी चादर जो खून के रंग से अब लाल हो चुकी थी। ऐसे ही सुबह हो गई। इधर हॉस्पिटल में जहां विवान जो रूहानी के बगल में बैठा था, वही तन्वी जो रूहानी को चेक कर रही थी। तन्वी ने बड़ी ही मुश्किल से रूहानी के शरीर के जहर को बाहर निकाला था, जिससे अब रूहानी खतरे से पूरी तरह बाहर थी, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। तन्वी और विवान रात भर नहीं सोए थे। विवान रूहानी के सर को लगातार सहलाए जा रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग सा दर्द था, जैसे मानो रूहानी के दर्द को वो महसूस कर रहा हो। इधर तन्वी जो विवान को इस तरह देख बहुत बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं विवान का दर्द देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि प्यार तो वो भी विवान से सच्चा करती थी। विवान रूहानी के सर को हल्का सा चूमते हुए एक जुनून और गुस्से भरी आवाज में बोला, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया था अच्छा नहीं होगा उसके साथ। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब तक मैं तुम्हारे गुनहगार को सजा नहीं दे देता, तब तक मेरे लिए खाने का एक निवाला भी हराम है। इतना बोल विवान गुस्से से खड़ा हुआ। तन्वी विवान को परेशान होते हुए देख बोली, कहाँ जा रहे हो? विवान धधकती आग की तरह लाल होते हुए बोला, रूहानी के गुनहगार को सजा देने। इतना बोल विवान गुस्से से वहां से चला गया। वही तन्वी विवान को ऐसे देख बेहद डर चुकी थी। उसके पसीने जो रुकने का नाम है नहीं ले रहे थे। तन्वी उन पसीनों को पोंछते हुए अपने फ़ोन निकालती है और फिर अविनाश को कॉल करती है। फिर रात के बाद हुई सारी बात अविनाश को बताती है और विवान कितने गुस्से में हॉस्पिटल से गया है ये भी बताती है। तन्वी की बात पर अविनाश उसे शांत कराते हुए बोला, नहीं पता चलेगा विवान ये उसके बॉडीगार्ड्स को कुछ भी। तन्वी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने विवान की सिक्योरिटी और उसके गुस्से को नहीं देखा है और तुम्हें एक काम करने को कहा था, पर तुमसे तो हुआ नहीं। अविनाश भी थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखा है बहुत अच्छे तरीके से, और तुम्हें तेज बनके किसने रूहानी को जहर देने बोला था? मैंने तो नहीं बोला था। इस बार तन्वी अविनाश को मनाने के लहजे में बोली, अच्छा सोचो विवान को कैसे कुछ पता न चल सके। अविनाश भी थोड़ा नॉर्मल लहजे में बोला, नहीं चलेगा, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, क्लब की सारी सीसीटीवी फुटेज भी मैंने डिलीट कर दी है। तन्वी रिलैक्स फील करते हुए बोली, पक्का ना? तब तो ठीक है। इतना बोल तन्वी कॉल कट कर देती है और फिर रूहानी की तरफ देख गुस्से भरी नज़रों से देख बोली, अभी तो हमने तुम्हें बचा लिया, पर वक्त आने दो। जिस तरह तुम रात में तड़प रही थी, उसी तरह एक दिन तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इतना बोल तन्वी पागलों की तरह हंसने लगी। इधर विवान, जिसने माहिर को पहले ही क्लब की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा था, अभी विवान कार में था तो विवान के पास माहिर का कॉल आया, लो सर, यहाँ क्लब में कल रात की सारी फुटेज डिलीट है। ये सुन विवान धधकती आग की तरह गुस्से में तपाक से बोला, कुछ भी करो पर पता करो रूहानी के साथ कल रात को ये हरकत किसने की। माहिर अलर्ट होते हुए बोला, सर मुझे क्लब में ही एक आदमी से पता चला कि रूम नंबर 693 में अविनाश सर भी कल ठहरे हुए थे, तो कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं किया। माहिर की बात सुन विवान कॉल कट कर देता है और फिर ड्राइवर से ठंडे स्वर में बोला, कार निधि ओबरोई के घर की तरफ बाइए। विवान के कहते ही ड्राइवर कार को उसकी सौतेली माँ के घर की तरफ बढ़ा देता है। विवान की कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स के भी 5 कार थे। विवान की कार अविनाश के घर के आगे रुकती है। विवान कार से बाहर निकलकर घर के अंदर जाता है, उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी जाते हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स घर के बाहर ही पहरा देते हैं कि जिससे घर के अंदर कोई भी बाहर का शख्स भी जा न सके। विवान अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी सौतेली माँ निधि जी, जो लिविंग एरिया के सोफे में बैठी बड़े ही मज़े से सुबह की कॉफ़ी का आनंद ले रही है। उन्हें देख विवान एक झटके में उनकी नज़र के सामने गया और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मिसेज ओबरोई, अविनाश कहाँ है? निधि की नज़र विवान पे गई और फिर वो एक नज़र एकदम अच्छे से विवान को देखती है और तंज कसते हुए बोली, ओ तो आज हमारा बड़ा बेटा हमारे घर पहली बार आया है। उनकी बात पर विवान उनके हाथ में ली हुई कॉफ को नीचे फर्श पर पटकते हुए बोला, मुझे बताइए अविनाश कहाँ है? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्या बात है, मुझे बहुत याद किया जा रहा है। सभी उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि अविनाश वहाँ खड़ा है।
अविनाश को देख विवान सीधे गुस्से से उसके पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ उसे दीवार के बल कर उसके चेहरे को दबाते हुए बोला, तूने हिम्मत भी कैसे कर ली रूहानी के साथ ऐसा करने की, उसे जहर देने की बोल। अविनाश शैतानी मुस्कान के साथ बोला, हम तो हमारे बड़े भैया को लगता है कि मैंने ही अपनी इकलौती भाभी को जहर दिया है, तो ये बात गलत है भाई, भला मैं ही क्यों अपनी भाभी को जहर दूंगा। बोलो मॉम आप है, बोलो मैं क्यों दूंगा। विवान फिर से उसके चेहरे को खतरनाक तरीके से निचोड़ते हुए बोला, सच बोल तूने ऐसा क्यों किया, अब इतना बोल। विवान एक झटके में अपनी बंदूक निकाल अविनाश के माथे पर टिका देता है। ये देख निधि जी काफी घबरा गई और वो सीधे विवान के आगे हाथ जोड़ने लगी। प्लीज विवान इस बार कर इसे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विवान गुस्से से बोला, इस बार हाथ या पैर जोड़ने से कुछ नहीं होगा, इस बार मौत होगी, वो भी सिर्फ इसकी। अविनाश भी गुस्से में तपाक से बोला, रहने दीजिए मॉम, देखते हैं ये मुझे कैसे मारता है। निधि जी अविनाश पे गुस्सा होते हुए बोली, अविनाश पागल मत बनो, चुप रहो। इधर घर पर आराधना जी जो काफी परेशान थी क्योंकि विना का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। बुआजी आराधना जी, तरंग और नियति सभी लिविंग एरा में एक साथ मौजूद थे। बुआजी बोली, मैं न कहती थी ये लड़की विवान बेटा के लिए सही नहीं है, अभी देखो जहर खुद खाकर हॉस्पिटल में पड़ी है और इधर विना का कोई पता नहीं है, पर विवान को तो अपनी बीवी की ही सिर्फ पड़ी है। आराधना जी परेशान होते हुए बोली, नहीं सलोनी ऐसा नहीं है, भला रूहानी खुद से जहर क्यों खाएगी, और हमें लगता है कि विना अपने फ्रेंड के यहाँ होगी। तरंग बोला, नहीं मामी जी, मैंने उसके सारे फ्रेंड्स के यहाँ चेक करा लिया, विना उनके घर नहीं है, अब विवान भाई को ये पता करना होगा कि आखिर विना है कहाँ। नियति भी इन सब में इन्वॉल्व होते हुए बोली, तरंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। आराधना जी जो मंदिर में गई और भगवान के आगे हाथ जोते हुए बोली, हे भगवान ये क्या हो गया है, हमारे घर को हर तरफ सिर्फ मुसीबत है मुसीबत, हर समस्या का हल अब आप ही दे सकते हैं, भगवान हमारे घर को बचा लीजिए। इतना बोल आराधना जी के आंखों में गम के आंसू झलक आए और वो हाथ जोड़कर भगवान के सामने मिन्नतें करने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। विवान जो है वापस से हॉस्पिटल आया। रूहानी को डिस्चार्ज मिल चुका था, इसलिए विवान रूहानी को लेकर अब अपने घर आ गया। रूहानी अभी होश में होके भी बेहोश थी। विवान रूहानी को कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लेटा दिया। रूहानी को बेड पे लेटा के विवान वहां से जाने लगा तो रूहानी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। रूहानी विवान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए धीमी सी आवाज में बोली, हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज। रूहानी की इतनी धीमी और दर्द भरी आवाज सुन विवान का दिल कलेजा जैसे 1000 टुकड़ों में बट गया और वो तुरंत रूहानी के बगल में बैठकर उसका सर प्यार से सहलाने लगा। विवान कुछ कह नहीं रहा था, बस प्यार भरी नजरों से रूहानी को देख रहा था और उसके सर को लगातार सहलाए जा रहा था। वही रूहानी विवान को ऐसे देख बोल पड़ती है, लगता है हमें हमारी दादी स्वर्ग में याद कर रही है। इतना बोलते ही रूहानी की आंखों में आंसू झलक गए। वही रूहानी आगे कुछ कहती कि उससे पहले विवान ने उसके लबों पर अपनी उंगलियां रख दी और धीरे से बोला, अभी बोल दिया, दोबारा मत बोलना समझी, वरना मैं तुम्हारी दादी को स्वर्ग से यह वापस ले आऊंगा। रूहानी भी धीरे से बोली, काश ऐसा हो सकता। दरअसल काम्या जी जब आज से 6 महीने पहले तीर्थ पे गई थी तब वही एक हादसे में उनकी मौत हो गई और ये बात सभी को उनके मौत के 5 महीने बाद पता चली। जब रूहानी कोमा से बाहर आई तब रूहानी इस बात से काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी दादी थी जो अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। इधर बनारस में जमींदार शशिकांत रायचंद के यहाँ बनारस में शशिकांत जी के यहाँ वो औरत जो पिछले 5 महीनों से बेहोश पड़ी थी, अचानक उन्हें होश आया और वो जोर से चिल्ला उठी, रूहानी रूहानी। उनकी आवाज़ सुन शशिकांत जी और मधुबाला जी कमरे में आई। शशिकांत जी और मधुबाला जी उन्हें देख बेहद खुश हो उठे, उनकी आंखों में साफ साफ खुशी के आंसू दिखाई पड़ रहे थे। शशिकांत जी उन महिला के पास गए और उनके चेहरे को छूते हुए रोनी सी आवाज में बोले, अम्मा आप ठीक हो गई, आप ठीक हो गई, हम आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। वो महिला शशिकांत जी की तरफ देखते हुए बोली, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और रूहानी कहाँ है। शशिकांत जी फिर से रोनी सी आवाज में बोले, अम्मा हमें माफ, हमने जो कुछ भी आज से 22 साल पहले निधि ओबरोई के बहकावे में किया हम जानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन वो सब हमने नहीं किया था।
मधुबाला जी भी बोली अम्मा हमने तो सिर्फ भाई साहब और दीदी से हॉस्पिटल में उनका एक बच्चा ले लिया था, मगर हम उनके मौत के जिम्मेदार नहीं हैं, उनकी मौत हमारी वजह से नहीं हुई थी। वो महिला जिनके आंखों में ये सारी बातें सुनकर आंसू थे, वो उन आंसुओं को पोंछते हुए बोली तो किसकी वजह से हुई और हमारी दूसरी पोती कहाँ है, बोलो, जवाब दो, बोलो। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। बनारस में शशिकांत जी के घर उन महिला को होश आ चुका था। वो महिला शशिकांत जी की तरफ देखते हुए बोली, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और रूहानी कहाँ है। शशिकांत जी फिर से रोनी सी आवाज में बोले, अम्मा हमें माफ, हमने जो कुछ भी आज से 22 साल पहले निधि ओबरोई के बहकावे में किया, हम जानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन वो सब हमने नहीं किया था। मधुबाला जी भी बोली, अम्मा हमने तो सिर्फ भाई साहब और दीदी से हॉस्पिटल में उनका एक बच्चा ले लिया था, मगर हम उनके मौत के जिम्मेदार नहीं हैं, उनकी मौत हमारी वजह से नहीं हुई थी। वो महिला जिनके आंखों में ये सारी बातें सुनकर आंसू थे, वो उन आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तो किसकी वजह से हुई, और हमारी दूसरी पोती कहाँ है, हमारा बेटा विक्रांत और बहू अर्पणा कहाँ है, बोलो, जवाब दो, बोलो। शशिकांत जी के आंखों में उनकी बात सुन आंसू झलक गए। उनके पास उनकी किसी तरह के कोई भी बात का जवाब नहीं था। शशिकांत जी और मधुबाला जी बस चुपचाप उन महिला को ही देख रहे थे। वो महिला एक बार फिर बोली, हमें हमारी पोती के पास दिल्ली ले चलो। उनकी बात पर शशिकांत जी सर झुकाए बोले, जी अम्मा, हम आपको कल ही दिल्ली लेकर जाएंगे। इधर दिल्ली में ओबरोई विला में रूहानी वीकनेस की वजह से सो चुकी थी। विवान अभी भी उसके सर के पास बैठा बस उसका सर सहलाए जा रहा था। विवान की आंखों में एक गुस्सा था, वो भी खुद पर। विवान उस गुस्से को जताते हुए चीखते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे गुनहगार को सजा नहीं दे पाया, क्योंकि तुम्हारा गुनहगार तुम्हारी खुद की बहन है, जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। दरअसल विवान को उस वक्त अविनाश ने तन्वी के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसे सुन तो विवान एकदम शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तन्वी ने ऐसा रूहानी के साथ किया है। तन्वी और रूहानी तो एक दूसरे को अपनी जान समझते थे, फिर जान की ही जान लेना इम्पॉसिबल था। विवान वही रूहानी के पास बैठा था, तभी आराधना जी कमरे में आई। आराधना जी काफी उदास और परेशान थी। उनकी परेशानी देख विवान नॉर्मल तरीके से बोला, क्या बात है दादी, आप परेशान क्यों है, सब ठीक तो है। विवान की बात पर आराधना जी की आंखों से आंसू झलक गए। उन आंसुओं को देख विवान खड़ा हुआ और आराधना जी के कंधे को पकड़ते हुए बोला, क्या बात है दादी, आप मुझे बताइए। आराधना जी रुआसी आवाज में बोली, विना कल रात से गायब है, उसका कोई पता नहीं है। हमने उसके सारे दोस्तों से भी पता करा लिया, पर वो कहीं नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोली, कल रात में क्लब तरंग, तन्वी, विना और रूहानी चारों गए थे, तो तन्वी और तरंग घर आ गए, पर रूहानी के साथ ये सब हो गया और विना का कहीं कोई पता नहीं है। प्लीज विवान, विना को ढूंढ लाओ प्लीज। इतना बोल आराधना जी फुट फुट कर रोने लगी। वही विवान बस बिना कुछ कहे गुस्से से घर से अपनी बॉडी गार्ड्स की पूरी फौज के साथ निकल गया। विवान खुद किसी डिटेक्टिव से कम नहीं था। विवान कार में ही बैठे बैठे विना के लोकेशन को ट्रैक करने लगा। लोकेशन ट्रैक करना बेहद मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। विना का फोन रात से स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से लोकेशन ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी। विवान लगातार कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वैसा ही हुआ। विना का लास्ट लोकेशन रात के 11 बजे की ट्रैक हुई। ये लोकेशन उसी जगह की थी जहां विना रात में उन लड़कों के साथ थी। विवान उस लोकेशन को देखते हुए बोला, व्हाट द हेल, विना वहां कैसे गई। विवान कुछ ही देर में अपनी गोद गार्ड्स फोर्स के साथ उस जगह में पहुंचा। उस घर का दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए सभी बॉडी गार्ड्स अंदर गए और विवान भी अंदर गया। सभी के हाथ में गन थी। सभी अलग अलग जगहों पर देख रहे थे। तभी विवान की कान में एक आवाज आई, सर इधर देखिए। विवान बॉडी गार्ड की आवाज सुन उसी कमरे की तरफ गया जहां से बॉडी गार्ड ने आवाज लगाया था। विवान उस कमरे के अंदर गया तो वह दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विवान जल्दी से दौड़कर गया और वहां जमीन पे बिना कपड़ों के सिर्फ एक बेडशीट से लिपटी विना पड़ी थी। विवान विना को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। विवान धीरे से विना को कार में बैठाता है, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। कुछ ही देर में विवान की कार वहां से निकल गई। विवान रास्ते में विना को उठाने की बेहद कोशिश कर रहा था। विना, विना उठो बच्चा।
लेकिन विना थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवान अपनी बहन की ऐसी हालत देख बेहद बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि विवान जो वर्ल्ड का इतना बड़ा माफिया किंग आज उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ है। विवान को रूहानी और विना की हालत देख तो उसे लग रहा था कि उसके माफिया किंग होने का क्या फायदा जब वो कल अपनी बीवी या बहन किसी को नहीं बचा पाया। यही सब सोचते सोचते कब वो ओबरोई विला पहुंच गए पता ही नहीं चला। विवान विला पहुंचते ही विना को वापस से अपनी गोद में उठाता है और उसे के कर अंदर जाता है। अभी घर के सभी लोग लिविंग एरिया में ही परेशान से बैठे थे सिवाय रूहानी के। विवान विना को लेकर लिविंग एरिया में आया। आराधना जी की नज़र जैसे ही विवान के गोद में चादर में लिपटी विना पर गई, वो सीधे धक्का खाकर सोफे पर गिर गई। उन्हें ऐसे देख तन्वी चिल्लाई, दादी इतना बोल। तन्वी आराधना जी के तरफ भागी और उन्हें कसकर पकड़ ली। वही बुआ जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बुआ जी को तरंग और नियति संभाल रहे थे। विना को इस हालत में देख सबकी हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन इधर विवान सबको नज़रअंदाज करते हुए विना को लेकर सीधे उसके कमरे में ले गया और उसे घिरे से बेड पे लेटा दिया। विवान विना को बेड पर लेटाने के बाद खुद उसके सर के पास बैठ गया। वहीं घर के बाकी लोग भी कमरे में आए। आराधना जी जिनका रो रो कर बुरा हाल था, विवान उनकी हालत को अच्छी तरह से समझ सकता था, इसलिए वो खड़ा होता है और फिर आराधना जी के कंधे को पकड़ उन्हें सोफे पर बैठाते हुए नॉर्मल तरीके से बोला, दादी दादी मेरी तरफ देखिए देखिए, मैं विना को वापस घर ले आया हूँ और वो ठीक है। कुछ ही देर में डॉक्टर आते होंगे, उसके बाद वो विना का ट्रीटमेंट कर लेंगे। आराधना जी विवान की बात पर रुआसी आवाज में बोली, हमें दुख तो इस बात का है कि विना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अगर वो उस लड़के के साथ नहीं जाती तो ये सब अभी कुछ नहीं होता। विवान गहरी सांस लेते हुए बोला, इसमें विना की कोई गलती नहीं है, आप उसे दोष देना बंद करें। पीछे से सलोनी जी बोली, तुम तो चुप ही रहो विवान, तुम्हें तो अपनी बीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है और जो भी कुछ हुआ है आज उसमें विना की गलती है। अगर वो न जाती तो शायद कुछ नहीं होता। तरंग उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हुए बोला, मॉम प्लीज चुप हो जाइए, अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का। वही विवान जो अपनी आंखें बड़ी कर रहा था, उनकी बात पर वो चिल्लाते हुए कड़क लहजे में बोला, आप सभी को समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी को भी विना को गुनहगार ठहराना है तो वो मेरे घर से जा सकता है। विवान बेहद गुस्से में था, उसके गुस्से का कोई सीमा नहीं थी। वही विवान का गुस्सा देख एक पल के लिए सबके सब शांत हो गए और वहाँ एक खामोशी सी छा गई। विवान तन्वी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तन्वी विना को। उसके आगे विवान कुछ कहता कि उसके जुबान से जैसे शब्द निकलना ही बंद हो गए। वो तन्वी से बात तो क्या उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अभी उसे विना के लिए उसकी जरूरत थी। वही तन्वी जो विवान का इशारा बेहद अच्छे ढंग से समझ गई। विवान और तरंग कमरे से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही तन्वी विना के कबर्ड से उसके कपड़े निकाल उसे जल्दी से पहना देती है। वही कुछ देर में डॉक्टर भी आ गए और फिर वो विना का चेकअप किए। आराधना जी परेशान होते हुए बोली, डॉक्टर विना ठीक तो है। वही डॉक्टर विना का ट्रीटमेंट किए और उसे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देते हुए बोले, जी ठीक है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। लगभग आधे घंटे तक विना के कमरे में सभी लोग ऐसे ही शांत से बैठे रहे। तभी अचानक से विना के हाथ में कुछ हलचल हुई तो विवान ने कसकर विना के हाथ को थाम लिया। विना बेहोशी की ये हालत में बड़बड़ाते हुए अपने हाथ पैरों फेंकते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। विवान के शब्द हर किसी के दिल को चिरकर रख देने वाले थे। सभी के आंखों से आंसू झलक गए। वही विवान जो विना को अपने गले से लगा लेता है। विना को विवान के गले लगते ही होश आ गया, लेकिन वो एकदम सहमी हुई थी। वो कसकर विवान को पकड़ी हुई थी, जैसे मानो उसे खींचकर कोई ले जा रहा हो। विवान विना को इतना डरा सहमा देख उसके सर को सहलाते हुए बोला, बच्चा देखिए कुछ नहीं हुआ, आप मेरे साथ है, देखिए इधर। विवान के प्यार को देख बिना के आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, भाई आप उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे ना। विवान उनका जिक्र सुनते ही गुस्से में आ गया, पर अभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। आराधना जी बुआ की आंखें नम थी, वो नम आंखों से बस जी भर के विना को देख रही थी। तन्वी और तरन का भी यही हाल था। भले ही तन्वी रूहानी से नफरत करती हो, लेकिन वो विना से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। वही बुआ जी जिनका गुस्से से चेहरा लाल हो पड़ा था, उनके कानों में रह रह कर विवान के कहे गए शब्द जैसे गूंज रहे थे।
ऐसे ही कुछ देर बीत गए और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। विवान को भी रूहानी को देखना था, इसलिए वो भी रूम में चला गया। वहीं विना के पास अभी सिर्फ आराधना जी थी। विना आराधना जी से अपनी नजरें चुरा रही थी। वो धीमी सी आवाज में बोली, दादी हम अभी कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं। विना के इतना बोलते ही आराधना जी रूम से चली गई। वही विवान अपने रूम में गया तो देखता है कि रूहानी मस्त बेड पे बैठी हुई है और मजे से फोन में मूवी देख रही है। रूहानी को अभी तक विना के बारे में कुछ भी नहीं पता था और विवान उसे बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बताने से रूहानी बेहद टेंशन में आ जाएगी, फिर उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। विवान अपनी आईब्राउज एक दूसरे में जोते हुए रूहानी के पास गया और उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोला, ये सब क्या है? रूहानी इधर उधर देखते हुए बोली, क्या क्या है, कुछ भी तो नहीं है। रूहानी की बातों पर विवान को थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, लेट जाओ। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। अब विवान ज्यादा कुछ नहीं बोला और वॉशरूम में शावर लेने चला गया। उसे ऐसे एक झटके में बिना कुछ बोले जाता देख रूहानी फिर से मुंह बनाते हुए बोली, हम बड़ा आए, लेट जाओ, खुद तो हमसे टकराने की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही रूहानी ढेरों अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी।